हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजते हैं और हमारा सेशन स्टार्ट हो जाते हैं स्टडी IQ PCS पे। तो सुबह सुबह 8 बजे आपको जनरल साइंस या कॉमन साइंस का सेशन मिलता है, जिसमें मंडे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के बारे में। तो आज सेशन जो है वो बायोलॉजी का हम लेंगे और बायोलॉजी के चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी हमने सेल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आपको सेल के ऑर्गेनल्स जो कोशिका अंग होते हैं वो भी समझ गए थे आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में, कि भाई पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। अगर आप कोई आंसर राइट करने में भी आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे और इन दोनों को आप किस तरीके से डिफरेंट बता सकते हैं। इस पे अगर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं तो हम कैसे उस आंसर्स को दें, तो वो चीज आखिरी तक देखिए तो चीजें क्लियर होंगी। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है, अभी जो है मंथ एंड सेल चल रही है, जिसमें अगर आप MP का कोर्स या किसी भी स्टेट PSC का कोर्स यूज करें तो ये कोड यूज कर सकते हैं आप, MNMP आप यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको सिर्फ 4999 का भी मिलेगा इन द सेल पीरियड, और UPSC का कोर्स आपको 9999 में मिलेगा। MN फ्लैश आपको यूज करना है, तो आप जो है वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ऐप पर भी जा सकते हैं, दोनों जगह कोर्स अवेलेबल हैं। प्रॉपर डिटेल्ड वे में कोर्स कंप्लीट कराया गया। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। उससे पहले मैं कुछ MCQ जो है आंसर्स दूंगा, जो हमने सैटरडे का सेशन लिया था, किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, पहले उनके आंसर्स देता हूं मैं और उसके आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल। मैंने आपको उस दिन 1 to 30 तक एटम्स बताए थे, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारों के सिंबल भी बताए थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि करेक्ट पेयर बताना है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु और उसके परमाणु प्रतीक का सही युग्म है, ये आपको आंसर करना था। तो अब देखा जाए तो जो सल्फर होता है, सल्फर का आप क्या लिखते हैं, तो S लिखते हैं, तो ये तो गलत हो गया। फिर पोटेशियम की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, केलियम है, तो इसके कारण इसको लिखते हैं आप K। पोटेशियम का जो सिंबल होता है K होता है। इसके बाद फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को दर्शाया जाता है P से ही। इसके अलावा सोडियम का जो है साइंटिफिक नेम होता है नेट्रियम, तो इसके कारण इसको शो किया जाता है सोडियम को Na से। जैसे आपका घर में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, NaCl, इसी को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर सोडियम को आप किससे दर्शाते हैं, N से दर्शाते हैं। तो इसमें कौन सा पेयर सही है, तो फास्फोरस ही इसका आंसर सही है। कई बच्चों ने सही आंसर दिए हुए थे, तो याद रखेंगे भाई फास्फोरस का सिंबल क्या होता है, तो आपका फास्फोरस का P होता है। बाकी सबका इसका S बता दिया, इसका K बता दिया, इसका Na बता दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आइदर एज एटम और, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो एटम होता है वो एटम कंबाइन होकर क्या बन जाता है, तो आपका वो कंबाइन होकर कंपाउंड बन जाता है। इसके अलावा वो कंपाउंड क्या होता है, तो वो कंपाउंड मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। तो यौगिक किसके अंतर्गत आता है, वो आता है मॉलिक्यूल के अंतर्गत, अणु के अंतर्गत। तो बेसिकली यौगिक भी एक अणु है और मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है, मतलब अणु ही है। तो भाई कोई भी एलिमेंट जो है वो या तो एटम होगा, या तो क्या होगा, या तो मॉलिक्यूल होगा, या तो अणु होगा। ये आंसर जो है, इसके लिए आप पुराना लेक्चर जरूर देखिए, उसमें एटम मॉलिक्यूल जो सैटरडे का मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर बताया था, उसमें इसका आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, 10-15 मिनट का डिस्कशन है, उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर सिल्वर इन द पीरियोडिक टेबल। अगर आप आवर्त सारणी में पढ़ेंगे तो चांदी जो होती है, रजत जो होता है, उसका क्या प्रतीक चिन्ह होता है, तो उसका हमेशा क्या होता है, Ag होता है। तो Ag से याद रखेंगे, Ag किसका है, तो ये आपका चांदी का है। इसके अलावा गोल्ड का क्या हो जाता है, स्वर्ण का, तो ये जो है गोल्ड का होता है Au। इसके अलावा Al किसका होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है, और Li किसका होता है, तो लिथियम का होता है। तो आपको बेसिकली 1 से 30 और कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के जो है आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक नंबर है उसका, मतलब एटॉमिक नंबर, जिसमें आप परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु भार की बात करें, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, जिसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या अंतर होते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है।
मतलब पादप कोशिका, आपकी जंतु कोशिका, ये चीज आपको समझनी है। तो भाई बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में जो है बताए हुए हैं। तो हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहला लेक्चर जब पढ़ा था हमने सेल के बारे में देखा, इसकी थ्योरी के बारे में देखा कि सेल क्या होता है, सेल किस तरीके से बनता है, इसके सिद्धांत के बारे में बात करी। फिर मैंने सेल ऑर्गेनल के बारे में भी आपसे बात करी हुई थी, कोशिका अंग के बारे में बात करी थी, कोशिका अंग, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब इतना थोड़ा थोड़ा आप लोग कोशिकाओं के बारे में समझ चुके हैं। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, ये कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो अब जो है अगर आपको एग्जाम में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आए तो वो भी आप बता पाएंगे, क्योंकि जो चीजें आपने पढ़ी हैं कुछ जंतु कोशिकाओं में होती है, कुछ पादप कोशिकाओं में होती है। तो उनको समझने की कोशिश आज करेंगे और समझ जाएंगे कि हम जो है अगर हमें एग्जाम्स में कितना बड़ा भी कुछ चीज आ जाए तो हम इसके ऊपर आसानी से आंसर्स भी लिख सकते हैं और हमारी समझ भी इस पर डेवलप कर सकते हैं, हमारा नॉलेज विजडम इससे डेवलप हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं जंतु कोशिका की। अब देखिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका अलग है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि भाई जानवर पेड़ नहीं हो सकता, पौधा नहीं हो सकता और पौधा एक जानवर नहीं हो सकता, दोनों एक अलग अलग प्रजाति हैं, दोनों के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी पादप की और किसी जंतु की, मतलब किसी प्लांट की, किसी एनिमल की, तो इन दोनों में बहुत सारे अंतर देखने मिलते हैं। क्या क्या अंतर देखने मिलते हैं, तो एक एक करके पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर समझने आ जाएगा कि भाई अगर इन दोनों में अंतर है तो भाई इनकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी तो अंतर होगा। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स कैसे होते हैं, वो होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये जो अपना भोजन है वो खुद बना देते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये होते हैं परपोषी। जैसे हम भी अपना भोजन जो है खुद नहीं बना पाते हैं, आप सोचेंगे सर हम तो बना लेते हैं, लेकिन वो बनाना आपका कुक करना है, उसको पकाना हुआ। वो भोजन जो है अगर आप घर में चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो ये चीज आपने थोड़ी बनाई है, ये तो आपको प्रकृति ने बना कर दी है। आपको जितना भी प्लांट्स ने प्रोसेस किया है, जितने भी पौधों ने एक तरीके से प्रक्रिया की है, तब जाकर तो उनका निर्माण हुआ है। तो बेसिकली परपोषी वो होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि किसी पौधे की, तो पौधा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और अपना फूड बना लेता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मिलता है यूकैरियोटिक, कि जो पादप है वो कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, और वैसे ही आपका जंतु भी है। तो ये दोनों में समानता हो गई, अंतर नहीं है। तो ये दोनों के अंतर्गत ही आपको क्या मिल जाता है, तो मैंने आपको बताया था इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका जो केंद्रक होता है वो बहुत ही सटीक तौर पर बना होता है। एक परत इनके बाहर होती है जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाहर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो ये इसके अंतर्गत पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली भी इसके अंतर्गत होती है। लेकिन अगर हमने बात करी थी सेल वॉल की, जब हमने सेल वॉल की बात करी थी, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति सिर्फ किस में होती है, प्लांट्स में होती है, पादप में होती है, किस में नहीं होती। तो ये जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पादप कोशिका के अंतर्गत ही आपको कोशिका भित्ति होती है, एक मोटी सी परत मिलती है इसके बाहर। तो आपका जो सेल वॉल है वो आपका प्लांट्स में नहीं होता है, प्लांट्स में तो होता है, प्लांट्स में तो होगा, एनिमल में नहीं होगा। मतलब किसी जंतु के अंतर्गत क्या नहीं मिलेगा आपको, तो जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, बाहर एक परत होती है जो मैंने आपको बताया था। पौधों में वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में वो जो है पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है। और जब हम बात करते हैं किसकी, तो जब हम जो है एक जो मैंने आपको बताया था फंगस जो होता है जिसको कवक कहा जाता है, कवक में वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो भाई कुछ ना कुछ तो अंतर है पौधे और जानवर में। अगर हम बात करें पौधे क्या हिल पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं।
तो भाई जो कोई भी एनिमल होगा, कोई भी जंतु होगा, वो क्या होगा, मोबाइल होगा, एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकता है। लेकिन अगर हम पादप की बात करें तो पादप में इस तरह के फीचर्स हैं क्या, नहीं, वो तो एक ही जगह रहेगा। तो भाई जो उसका सबसे बेसिक यूनिट है, उसकी आधारभूत जो संरचना है किसी भी पादप की या जंतु की, वो क्या है, वो तो कोशिका है। तो उनके कोशिकाओं में अंतर होगा कि नहीं होगा। अगर ये स्वपोषी हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी पादप के अंदर, जो किसके अंदर नहीं होगी, जंतुओं के अंदर नहीं होगी। जंतुओं के अंदर पाचन करने की बड़ी क्षमता होती है, लाइसोसोम की मैंने आपको बात बताई थी। तो वो जो है किसी ना किसी तरह से जंतुओं में ज्यादा होते हैं, रेयर होते हैं प्लांट सेल्स में। तो ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स में तो कुछ ना अंतर है, तो भाई उनकी कोशिकाओं में भी तो अंतर रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो आज हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से देखेंगे इसके अंदर कि भाई क्या क्या हम इसके अंतर बता सकते हैं। ये दोनों कोशिकाओं में आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ तो इनको देखने में भी अंतर दिख जाते हैं। अगर हम बात करें, जैसे ये एक चीज है जिसको क्या कहा जाता है, वैक्यूल कहा जाता है, हिंदी में इसको रिक्तिका कहा जाता है। तो वैक्यूल अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो वैक्यूल का साइज है वो बहुत ही छोटा रहता है, इसमें कहीं पर भी आपको वैक्यूल बड़े बड़े नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा इसका जो केंद्रक है, इसका केंद्रक की बात करें तो जो इसका केंद्रक है वो कहाँ है, वो बाहरी परत पर है, मतलब ये एकदम इस कोशिका के बाहर की तरफ है। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में आप देख रहे हैं बीचों बीच है। तो ऐसे कई अंतर हैं, इन दोनों कोशिकाओं को एक जैसे नहीं है। यहां पर क्या है, एक सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। तो ऐसे ही हमको इनके बीच के अंतर निकालने, तो एक एक करके हम इसके अंतर देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, तो उसके लिए पुराना लेक्चर जरूर देखिए। राइबोसोम का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म किसको क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव क्या है, आपका जीव द्रव क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आज हमारा पूरा फोकस पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर की बात करेंगे। तो भाई देखा जाए तो यहां पर आपको दिख रही है, ये एक जो है ये क्या है, ये आपकी जंतु कोशिका है, ये आपकी जंतु कोशिका है, और ये क्या है आपकी, तो ये आपकी पादप कोशिका है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर होगा। तो देखिए सबसे पहली अगर हम बात करें तो जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो पादप के अंदर कोशिका होती हैं, यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। अब देखा जाए तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साइज से, अभी हम सबसे पहला पॉइंट किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं, साइज पर कर रहे हैं, आकार पर कर रहे हैं। तो आकार में आप याद रखेंगे कौन सी कोशिका बड़ी होती है, तो पादप कोशिका बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, जो कोशिका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल पा रही है, प्लांट्स तो एक ही जगह हैं और इनको हर तरीके के मौसम में, हर तरीके की चीजों में सरवाइव करना होता है। अगर कोई आंधी आ रही है, बरसात आ रही है, तो पेड़ों को मजबूती प्रदान होनी चाहिए अंदर। हम तो क्या है कि अगर किसी तरह से कोई एटमॉस्फेयर या वायुमंडल बदलाव आ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, छिप सकते हैं, कुछ पहन सकते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स के साथ ये ऑप्शन है, नहीं है। तो भाई पादप कोशिका जो होती हैं वो उनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर हम यहां पर बात करें तो यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल, आमतौर पर पशु कोशिका से बड़ी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी कोशिका हो जाती हैं, लेकिन साइज में कौन सी कोशिका बड़ी होगी, तो वो प्लांट सेल बड़े होंगे, और एनिमल सेल्स यूजुअली स्मॉलर देन प्लांट सेल। अब देखा जाए तो यहां पे इनका साइज लिखा हुआ है 10 से लेकर 30 माइक्रोमीटर, 10 से 30 माइक्रोमीटर। ये किसका आकार होता है, ये जंतु कोशिकाओं का होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, मतलब इतने छोटे हैं। तो इतना 1 मीटर आप देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा 1 मीटर आप बता सकते हैं। जैसे आप बचपन में यूज करते थे, वो 15 सेंटीमीटर का एक स्केल यूज करते थे। तो उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है आपका 10 टू द पावर -6, मतलब आप 1 लिखिए और उसके नीचे 6 बार 0 लगा दीजिए और उतना बराबर आपका एक सेल निकलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो ये जो है 10 से 30 के बीच में, वो 100 तक है। तो किसका साइज बड़ा हो गया, प्लांट का साइज बड़ा हो गया। तो जो पादप कोशिका है उनका आकार बड़ा है। दूसरी बात करते हैं दूसरी चीज पर, तो इसमें बात करते हैं सेल वॉल। जो आपको पता ही है कि कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कहां पर अनुपस्थित रहती है, एनिमल सेल्स के अंदर। आपका जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत क्या नहीं मिलता है,
तो जंतु कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं मिलती, कोशिका झिल्ली ही मिलती है, मतलब सेल वॉल नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, सेल वॉल मिलता है। और सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ मिडिल लैमेले प्राइमरी सेकेंडरी वॉल्स। आमतौर पर पशु कोशिका से बड़ा प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति मौजूद होती है और इसमें मध्य में लेमेली प्राथमिक और द्वितीयक दीवारें होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जैसे पादप के अंदर क्या होता है, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन भरा होता है। तो ये जो होती है कोई भी कोशिका, उस कोशिका के बाहर एक परत सी मिलती है, इसको आप बोल देते हैं क्या, तो इसको आप कहते हैं कि ये वाला जो भाग है ये है आपका सेल वॉल, ये आपका क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गई। इसको तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो एक डिफरेंस तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं कि भाई यहां पर जो है एक अलग सी परत मिलेगी, ये मोटी सी परत दिख रही होगी आपको येलो कलर की, ये किसके अंदर मिलेगी, ये प्लांट सेल के अंदर मिलेगी। लेकिन क्या ये एनिमल सेल में होगी, तो नहीं होगी, तो यहां पर ये एब्सेंट होता है। इसके बाद बात करें प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो पादप जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर इंटरनल जैसे गैसेस का एक्सचेंज होना चाहिए कई तरह का। जैसे आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियों से स्टोमेटा जो होता है जब निकलता है तो उससे भी जल बाहर निकल जाता है। तो एक तरीके से जो अंतर छिद्र होते हैं जिनसे आदान प्रदान होता है अंतर्गत किसी कोशिका के, देखिए कई कोशिका आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये जो कोशिकाएं हैं आपस में जो जुड़ी हुई हैं, इनके बीच भी तो कई तरह का आदान प्रदान होता है। तो वो जिसके द्वारा होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये किसके अंदर नहीं होता, ये आपका जंतु कोशिका में नहीं होता है, लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है पादप कोशिकाओं के अंदर। तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा प्लाज्मोडेस्माटा की एक कोशिका के अंतर्गत ये आसानी से कोई भी चीज का, जैसे कि ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, किसी तरह से विटामिन का, इन चीजों का आदान प्रदान आसानी से कर लेता है। किसकी मदद से, तो प्लाज्मोटा जो है ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने के लिए। और जो अगर हम एनिमल सेल्स के अंदर बात करें तो इनका एब्सेंस होता है, इसमें जो है कम पाया जाता है। तो ये जो है ये इसके अंदर इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। मतलब वो जो है कोशिका की रसोई है जहां पर भोजन बन रहा है, और वो भोजन बनने के बाद एक से दूसरी चीजें मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो यहां पर क्या होगा, तो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके अंदर होगा क्या, नहीं होगा। अगला डिफरेंस देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्या जंतु कोशिका खुद अपना भोजन बनाते हैं, कोई भी जंतु अपना भोजन बनाता है क्या, तो नहीं बनाता है। ये मैंने आपको शुरू ही करते समय ये बताया कि भाई जितने भी जानवर हैं, चाहे ह्यूमंस की बात करें, हमें सामाजिक जो है सोशल एनिमल कहा जाता है ह्यूमंस को, तो हम अपना जो भोजन बना रहे हैं वो हमें कैसे मिल रहा है, वो हमें पौधों से मिल रहा है। अगर पौधे अगर नहीं होंगे, अगर गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा, दालें नहीं होंगी, सब्जियां नहीं होंगी, तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं पर निर्भर है। तो हम जो है वो जब चीजें उगती हैं, पकती हैं, तब जाकर हम उनका जो है खपत कर पाते हैं, कंज्यूम कर पाते हैं। तो हमारे अंदर किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट नहीं है कि हमने क्लोरोप्लास्ट, हमने धूप देखी और हमारा पेट भर गया। तो बेसिकली प्लांट्स के साथ क्या है, उनको उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको कौन सी आपने पढ़ी हुई है, जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन करते हैं, पादप करते हैं, पौधे करते हैं। और वो सूर्य की मौजूदगी में, मतलब सन की प्रेजेंस में जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट से एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर क्या पदार्थ पाया जाता है, तो इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और जो इसके अंदर हरा रंग होता है, ग्रीन कलर जो होता है, वो किसके कारण होता है, तो एक चीज होती है उसको कहा जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के कारण ये चीज होती है। हमारे शरीर में बहुत सारे धातुओं की जरूरत होती है, जैसे कि अगर आपके शरीर में B12 की कमी है तो आपके शरीर में कोबाल्ट की कमी है, आपके हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसके अलावा आपके जो भी आप हरी सब्जियां खाते हैं उसमें मैग्नीशियम होता है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी होती हैं, चाहे आयरन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, चाहे मैग्नीशियम की बात करें। तो ये हमें पौधे खाने को कहा जाता है। बचपन से आप सुन रहे हैं कि हरी सब्जियां खाने के लिए, तो वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारी बॉडी को उससे मिलता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर क्या नहीं मिलता, तो उसके अंदर प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट तो मिलता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ये नहीं मिलता है। एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट है, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल मतलब ये क्या है,
कोशिका की रसोई है, आपके घर की जो रसोई होती है वहां क्या बनता है, खाना बनता है। वैसे ही पादप के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी खाना बनता है, और कहाँ बनता है, तो वो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। तो ये एक डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो क्या है, वो स्वपोषी है, वो अपना भोजन बनाएंगे सूर्य की मौजूदगी में। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन वहां पर होगा, साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। तो पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो ये है, वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जिसको रिक्तिका कहा जाता है। मैंने रिक्तिका भी आपको अलग से पढ़ाई थी। तो आज तो हम डिफरेंस देख रहे हैं। आप पुराने कोशिका अंग देखेंगे तो सारी चीजों की मैंने वर्किंग डिटेल में बताई हुई है। रिक्तिका इसमें छोटी होती है और इसमें अस्थायी होती है। मैंने आपको बताया था रिक्तिका के बारे में कि अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है, जिसमें स्टोर किया जाता है वेस्ट को, ग्लूकोज को, ऐसी कई चीजें होती हैं। तो वैक्यूल इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और वैक्यूल जिसको रिक्तिका कहा जाता है, इस रिक्तिका का आकार काफी बड़ा होता है और लगभग पादप कोशिका में ये 30% तक जगह घेर लेता है। तो इस 30% की जगह घेरने के कारण क्या बताया जाता है कि कोई भी पादप कोशिका होती है उसमें जो आपका वैक्यूल होता है या रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है, और उसके कारण जो केंद्रक होता है वो खिसक कर बाहरी परत पर आ जाता है, पेरीफेरी पर आ जाता है। क्या आ जाता है, तो न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक आ जाता है। और एक और चीज हमने बात करी थी कि जो ये आपका वैक्यूल या रिक्तिका होती है, इसकी बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ये एमसीक्यू भी मैं ऑलरेडी क्लास में दे चुका हूं, आप लोगों को पढ़ा हुआ है। तो वैक्यूल किस में मिलेगा, डिफरेंस में आप बताएंगे। तो वैक्यूल मिलेगा आपका प्लांट्स के अंदर, और वो कैसा रहेगा, परमानेंट रहेगा। परमानेंट रहता है, वो स्थायी रहता है। लेकिन इसके अंदर कैसा होता है, जंतु कोशिकाओं के अंदर वो अस्थायी होता है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे वैक्यूल का साइज, ये जो है ये एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में इसका साइज कैसा है, स्मॉल है, छोटा है। ये कौन सी कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। और ये कैसी है, ये पादप कोशिका है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा जो क्षेत्र है वो किसका है, वैक्यूल का है, रिक्तिका का है। तो इसका साइज यहाँ पर बिग है, और उसके कारण जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कहाँ है, पेरीफेरी पर है, बाहरी परत पर है। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है, और वैक्यूल बड़े छोटे साइज के होते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस जो होता है, टोनोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ही आपको बताया कि भाई जो इसकी बाहरी परत होती है, ये मैंने अभी नाम लिखा था, टोनोप्लास्ट कहलाते हैं। कि मतलब जो वैक्यूल की बाहरी परत है वो किस में पाई जाएगी, वो प्लांट्स में ही पाई जाएगी, क्योंकि वैक्यूल तो ऑलरेडी छोटा होता है, किसमें, छोटा होता है जंतु कोशिका में। और यहाँ पर एक शब्द और लिखा है, अस्थायी लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्थायी है और परमानेंट है। और इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, स्टोरेज के लिए किया जाता है। जो अगर पौधे के अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वेस्ट भरा हुआ है, ग्लूकोज भरा हुआ है, अमीनो एसिड भरे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वैक्यूल में, रिक्तिका में। और रिक्तिका की जो बाहरी परत है उसको वैक्यूल क्या कहा जा रहा है, टोनोप्लास्ट कहा जा रहा है। भाई टोनोप्लास्ट अनुपस्थित किस में होगा, जंतु कोशिका में होगा, क्योंकि जंतु कोशिका में तो ऐसे ही उसका साइज कैसा है, छोटा है। तो जंतु कोशिका में वो एब्सेंट होती है। टोनोप्लास्ट यहां पर लिख देंगे आप, टोनोप्लास्ट कैसा है, एब्सेंट है। तो टोनोप्लास्ट यहां पर एब्सेंट है। इसके अलावा टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड वैक्यूल। लेकिन जो आपकी पादप कोशिका होती है उसके बाहर क्या मिलता है, तो बाहर जो है आपको ये जो मिल रहा है, ये पूरा का पूरा वैक्यूल मिल रहा है। ये आपको दिख रहा होगा वैक्यूल। तो वैक्यूल जिसको आप क्या कह रहे हैं, रिक्तिका का कह रहे हैं। तो ये जो है इसके बाहरी जो परत है इसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट किस में मिलेगी, तो सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी, पादप कोशिका में मिलेगी, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी। तो ये भी आप डिफरेंस सीख गए। इसके बाद देखिए सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होता है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रियोल्स, इसको थोड़ा सा समझिए क्योंकि इसके ऊपर आपको मेरे को कई चीजें बतानी है। तो ये शब्द बार बार आएगा, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल कहां मौजूद होते हैं, जंतु कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। अब जो जंतु कोशिका होती हैं उनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। और अगर हम बात करें कि हमारे मदर फादर से, आपको पता है
कि क्या होता है कि आपकी माता से भी और आपके पिता से भी उन दोनों के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। तो 46 गुणसूत्र किसमें है? माता में भी है, पिता में भी है। लेकिन जो भी संतान होती है उसके अंदर भी कितने आते हैं? 46 ही आते हैं। तो ये जो 46 आ रहे हैं मतलब 23 माता से 23 पिता से, ऐसे ही आते होंगे। तो ये जो आपका डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, वो जो होता है वो किसके कारण हो पाता है? तो सेंट्रियोल्स के कारण होता है। मतलब यहां पर कोशिकाओं का विभाजन होता है। कोशिकाओं का विभाजन, जब मैंने आपको सेल थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि भाई रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा। उनका कहना यही था कि ऑल द न्यू सेल्स फॉर्म्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी नई कोशिका बन रही है पुरानी मौजूद कोशिकाओं से बन रही हैं। तो भाई जब तक मदर से ओवा नहीं मिलेगा, मदर से ओवा नहीं मिलेगा, फादर से स्पर्म नहीं मिलेगा, तब तक ये नई कोशिका मतलब नया एम्ब्रियो, जिसको क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। क्या ये भ्रूण डेवलप होगा? नहीं होगा। तो भाई दोनों ही कोशिकाओं से मिलकर एक नई कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन इस कोशिका के अंदर भी 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र हैं, इसके अंदर भी 46 है, लेकिन ये अलग अलग होकर 23 ही आ रहे हैं। तो उसमें कौन मदद करता है? सेंट्रियोल मदद करता है। तो सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के सेल डिविजन होते हैं, जो कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने उसको अलग से रखा हुआ है, उसके बारे में हम वापस से बात करेंगे। लेकिन सेंट्रियोल्स का मतलब समझिए, हमारे शरीर में अगर स्किन में कहीं पर भी अगर चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद जो स्किन आती है वो वही रंग की आती है, तो मतलब वो सेम तरह की चीज होती है। तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि हमारे ये कई तरह के चीजें होती हैं, जिसमें आगे चलकर पढ़ाऊंगा भी मैं। सोमैटिक सेल भी होता है, कोई जर्म सेल भी होता है। यहां पर जो सेंट्रियोल काम करते हैं वो जर्म सेल में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी स्किन कहीं से कट गई, तो अगर वहां पे घाव सूखेगा और भर जाएगा तो वही स्किन आ जाएगी, वैसी की वैसी स्किन आ जाएगी, हमें किसी दूसरे इंसान की तो स्किन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी मदर और फादर से जो बच्चा उत्पन्न होगा, जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, वो जो है पूरा का पूरा हूबहू इन जैसा नहीं होगा, इनकी कॉपी नहीं होगा कि मदर की कॉपी हो गया या फादर की कॉपी हो गया। उनके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। लेकिन हमारे जैसे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, ये होते हैं सोमैटिक सेल। ये अगर बनते हैं तो हमारी स्किन वैसा ही हूबहू ही बनाएगी। लेकिन जर्म सेल जो बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। उसमें कौन काम करता है? सेंट्रियोल काम करता है। पादपों के अंदर देखा होगा आप, एक प्लांट का जो पौधा उससे निकलता है वो वैसा ही दिखता है। तो यहां पर सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट्स। निचले पौधे की गतिशील कोशिकाओं को छोड़कर सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। तो सेंट्रियोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको काय में पढ़ना है, सेल डिवीजन में पढ़ना है। तो कल इस पर हम और भी डिटेल में बात करेंगे कि कोशिका विभाजन कैसा होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। तो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं जो अलग अलग करते हैं। डॉटर सेल क्या होता है, मदर सेल क्या होता है, ये कल इस पर बात करेंगे, तो वहां पर ये नाम आएगा। अभी याद रख लीजिए किस में प्रेजेंट है, तो एनिमल्स में प्रेजेंट है, प्लांट्स में नहीं है। तो ये जो है हमको पढ़ना है कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो आपका सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है कोशिका का, वो कहां पर पाया जाता है? वो आपका केंद्र में पाया जाता है। लेकिन जो मैंने बताया था अभी टोनोप्लास्ट जो होता है या वैक्यूल जो रिक्तिका मैंने बताई कि रिक्तिका का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसका केंद्रक खिसक कर उसकी सीमाओं बाउंड्रीज तक पेरीफेरी तक आ जाता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द पेरीफेरी ऑफ द सेल। कोशिका की परिधि के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस प्लांट सेल में। देख लीजिए कैसा। तो देखिए यहां पर ये प्लांट सेल है और इसका जो न्यूक्लियस है वो बाहरी पेरीफेरी पर है, इसकी बाउंड्री पर है। और इसमें देखा जाए तो ये बीचों बीच है। तो यहां पर बीचों बीच होता है, यहां पर पेरीफेरी में होता है। ये भी एक डिफरेंस आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला डिफरेंस देख लेते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम कहां प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल्स में होते हैं। और लाइसोसोम यहां पर क्या होते हैं? रेयर होते हैं। अब ये कैसे बात करें? तो लाइसोसोम मैंने आपको बताया था गोल्जी बॉडी से, गोल्जी निकाय से। और लाइसोसोम का क्या काम होता है? लाइसोसोम याद करिए, जिनको हमने बोला था कि क्या है, ये डाइजेस्टिव बैग है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो ये आत्मघाती
थैले भी होते हैं, या आत्मघाती थैली या पाचन थैली होती है। तो ये क्या करती हैं, ये जो है आपका प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है करने की कोशिश करती हैं। गोल्जी निकायों से ये डेवलप होती हैं और कई बार पूरी की पूरी कोशिका को ही जो है खा जाती हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ये सिर्फ एनिमल्स में होती हैं। प्लांट्स के अंदर इस तरह की चीज नहीं होती है, होती भी है तो बहुत ही दुर्लभ होती है। तो ये लाइसोसोम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। तो यहां पर जो है आप देखेंगे तो लाइसोसोम प्लांट सेल्स में बहुत ही रेयर होते हैं। कहां होते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर अगर जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं, अब जो भी हमने खाद्य पदार्थ खाया तो उससे हमें क्या मिला, एनर्जी मिली। वो एनर्जी हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर होती है एनिमल्स के अंदर। हम जैसे कि हमने सुबह अगर ब्रेकफास्ट किया है और दिन के 2 बजे हम लंच करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको थोड़ी देर भी चलना है तो आपके मुंह में कुछ जाना चाहिए। आप थोड़ी देर बिना खाए पिए भी रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बन जाता है ग्लाइकोजन। जब हमने कोई भोजन खाया तो भोजन हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, और उसी को हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर हमको बहुत देर तक कुछ भोजन ना मिलेगा तो वो हमारा ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है, वो होता है हमारे लिवर में और हमारी मसल्स में। तो लिवर मसल से हम क्या यूज कर लेते हैं, ग्लाइकोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो है एनिमल सेल्स में भंडारण सामग्री क्या है, तो ग्लाइकन दाना है, ये ग्लाइकोजन पाया जाता है। और यही चीज प्लांट सेल में होगी तो वो क्या हो जाएगी, स्टार्च हो जाएगी। तो स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च, और ये कहाँ पे मिलता है, प्लास्टिड्स में मिलता है। ये भी हमने पढ़ा था, तो लवक में मिला था। तो यहां पर जो स्टोरेज है, फूड जो है वो ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर होता है, यहां पर स्टार्च के तौर पर स्टोर होता है। तो ये चीज आपको समझने आ गई कि भाई क्या होता है। तो प्लांट्स के अंदर ये जो है क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी से स्टार्च बन जाता है, और इसी के अंदर CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो मिलता है उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो ये जो है आपने समझ लिया कि हमारे यहाँ जो स्टार्च है और यहाँ पर क्या है, तो ग्लाइकोजन है। तो इस तरह की चीजें प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर होती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में अंतर कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई क्या क्या अंतर है, तो भाई प्लांट साइज का साइज कैसा है, पादप कोशिका बड़ी है, जंतु कोशिका छोटी है। पादप कोशिका अपना भोजन जो है स्वयं बनाती है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। जंतु कोशिका दूसरे पर निर्भर करती है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लाइसोसोम वो भोजन पचाने के लिए जो होता है, या पूरी कोशिकाओं को पचाने का जो सुसाइडल बैग या आत्मघाती बैग किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लांट सेल्स में या तो होता ही नहीं है या तो बहुत ही दुर्लभ होता है। इसके बाद हमने बात करी थी वैक्यूल की, जिसको रिक्तिका कहा जाता है। वो पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है, और आपका उसकी ही जो परत होती है टोनोप्लास्ट, वो किस में पाई जाती है, टोनोप्लास्ट पादप में, प्लांट्स में पाई जाएगी, और टोनोप्लास्ट एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा हमने बात करी ग्लाइकोजन जो है वो पादप कोशिका के अंदर नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा स्टार्च, और जंतु कोशिका में मिलेगा आपको स्टार्च। तो इस तरीके से वो भोजन का संग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो है हमने एक और बात करी, वो क्या थी, तो आपका जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति पादप में मिलेगी, कोशिका झिल्ली जो है वो आपको जंतु कोशिकाओं में मिलेगी। तो इस बेसिस पर हम जो है यहां से एक मोटा मोटा एक रेफरेंस मानकर चल सकते हैं कि भाई जो एनिमल्स में होता है, जंतुओं में जो मुख्य तौर पर होता है वो क्या होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो होते हैं, ये सेंट्रोसोम किस में करते हैं मदद, कोशिका विभाजन में। तो हमारे अंदर जो है अलग तरह का विभाजन होता है, तो इसके लिए सेंट्रोसोम। लाइसोसोम जो पाचन थैली होती है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिका छोटी होती है, सीलिया और फ्लेगेला भी जो है इसके आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा प्लांट्स में क्या होता है, तो इसमें लवक पाए जाते हैं। लवक मैंने ऑलरेडी पढ़ाए थे आपको, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग का होता है। इसके अलावा आपका ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, रंग विहीन होता है, और क्रोमोप्लास्ट जिसके कारण पौधों के अंदर अलग अलग रंग आता है। लेकिन शरीर के अंदर अलग अलग रंग थोड़ी है कि कोई व्यक्ति लाल दिखता है, कोई पीला दिखता है, कोई हरा दिखता है, ये थोड़ी होता है। तो हमारे अंदर लवक नहीं होते हैं। इसके अलावा सेल वॉल की बात की थी, सेल वॉल जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है, ये किस में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति आपका प्लांट्स में, मतलब पादप के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा सेंट्रल वैक्यूल जो होता है, लार्ज बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, दोनों में ही पाई जाएंगी। जैसे कि हम बात करें राइबोसोम की, राइबोसोम दोनों में ही प्रोटीन बनेगा, तो राइबोसोम किस में पाया जाएगा,
तो राइबोसोम यहां पर भी पाया जाएगा, मतलब पादप में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा, दोनों के अंतर्गत होगा। न्यूक्लियस केंद्रक दोनों में ही पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका अंतः जालिका जो होती है वो भी आपका दो, एक में खुदरी होती है, एक स्मूथ होती है, दोनों ही तरह की चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहा जाता है, गोल्जी एपेरेटस गोल्जी निकाय, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव होता है, ये भी दोनों में ही होता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन, अब साइटोस्केलेटन ये मैंने आपको बताया हुआ था, साइटोस्केलेटन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसके अंतर्गत इसी को क्या होता है, ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कंकाल की तरह काम करता है, तो ये भी चीज पाई जाती है। तो इतने डिफरेंस आप लिख देंगे और इससे ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछेंगी सेल वेल और मतलब आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल से, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। तो होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो ये आप मुझे करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल्स। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि भाई प्लांट सेल में क्या होता है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाई जा सकती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। रिक्तिका, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट सेल ऑर्गेनल स्टोर्स वेस्ट एंड वाटर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कौन सा अंगक अपशिष्ट और जल को पादप और जंतु कोशिकाओं में संचित करता है। लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या वैक्यूल्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका, रिक्तिकाएं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी निकाय जिनको कहा जाता है, लाइसोसोम। इसके बाद विच टू ऑर्गेनल्स आर इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। पौधों और जानवरों में कौन से दो अंग हैं, कोशिका भित्ति या कोशिका द्रव, नाभिक और प्लास्टिड्स, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और क्लोरोप्लास्ट। तो इनके आंसर्स आपको करने हैं अगर आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है व्हाट सेल पार्ट इज नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स। कौन सभी कोशिका में कौन सा कोशिका भाग नहीं है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव या आपका अनुवांशिक सामग्री, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या जेनेटिक मटेरियल। तो आपने अगर सेल अच्छे से पढ़ा है तो इन आंसर्स को आप देख सकते हैं। तो सेल के ऊपर हमारी बातचीत काफी हो चुकी है जिसमें हम सेल थ्योरी, सेल की हर तरह की चीजें, कोशिकाओं से जुड़ी हुई हर तरह की चीजें हमने पढ़ ली। कोशिका अंग पढ़ लिए, पादप कोशिका, जंतु कोशिकाओं में पढ़ लिया, और इन्हीं से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है जिसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में अच्छे से, कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन के बारे में। और उसके बाद जो है मैं एक सेशन में आपको, मैंने रोजाना एमसीक्यू तो दिए हैं लेकिन इस चैप्टर के बाद एक मैं पूरा लेक्चर लूंगा जिसमें लगभग हम 30-40 क्वेश्चन सेल से जो जैसे जैसे बन सकते हैं। कोई टफ क्वेश्चन भी है जो आपके अलग अलग पेपर्स में आया हो, चाहे बिहार पीएससी में आया हो, चाहे यूपी पीएससी में आया हो, चाहे एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, हिमाचल पीएससी, इन सारी चीजों का मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो जितने भी सेल से क्वेश्चन बन सकते हैं और वहां कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम्स में, उनको मैं डिस्कस कराऊंगा उसके बाद अगली क्लास में। तो उसके लिए जो है जुड़े रहिए मेरे साथ। इसके अलावा इसमें कोई भी तरह की दिक्कत है, कोई भी डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल जो है शूट कर दीजिएगा, कोई भी अगर तरह की दिक्कत है। पीडीएफ्स के लिए जो बच्चे बोलते रहते हैं, आप मेल आईडी पर जो है पिंग कर दीजिएगा तो पीडीएफ वहां से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।